जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी के लिए मॉडल पेपर, जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और वो आप एग्जाम के लिए रहेगा और ये एग्जाम के लेवल में रहेगा। और आज जो आपका टारगेट है टोटल 50 क्वेश्चन में से आपका टारगेट है 30 प्लस क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए। तो देख लीजिए 30 में से कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। और इसमें आज मैंने थोड़ा सा चेंजिंग किया है, थोड़ा सा बदलाव किया है कि आप एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश का आता है और 25 क्वेश्चन जो आपका आता है जीके, जीएस, मैथ और कंप्यूटर का आता है, उसमें मैंने चेंज करा है। इसमें आपके 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, उसमें से मैंने 5 ही क्वेश्चन मैथ का रखा है और बाद बाकी आपके 15 क्वेश्चन मैंने जीके, जीएस कर दिया है, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का है और 5 क्वेश्चन मैथ का है। तो आज आप ये देख लीजिए थोड़ा चेंजिंग है, लेकिन आप एग्जाम में 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और है, अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप आर्मी क्लर्क में 100% सिलेक्शन चाहते हैं, तो हमारा जो वीडियो कोर्स है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका फ़ी जो है मात्र 500 फ़ी है इसका, और इसमें आपको 100 प्लस पैसेज मिल जाएंगे। आपको आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर, पीक्यूआरएस, सिनोनिम, एंटोनिम, इतना मेन है आप एग्जाम में, यही आप एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा आर्मी क्लर्क में। ठीक है, आप कहीं भी क्लास ज्वाइन किए हो तब भी इस क्लास को आप ज्वाइन जरूर कर लेना। साथ साथ अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हो तो ये थोड़ा हार्ड लेवल ही है आपका ये टेस्ट, इसमें भी आप जान लोगे आपका लेवल क्या है। और आपका मॉडल पेपर ये भी है, 2 मॉडल पेपर है और ये कंप्यूटर का है, कंप्यूटर के लिए बेस्ड है, आप ये ले सकते हो। इसके लिए मैंने लिंक दे रखा है। अगर तभी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा 9102195290 पे मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए यही नंबर है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका सामने में है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। ये क्या है, बंगाल के है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी। तो 4 ऑप्शन में से क्या है आपका आंसर, देख लीजिए। और जो आपका आंसर है आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। और लाइव चैट में अगर लाइव देख रहे हो तो लाइव जरूर आप कमेंट करना। बात बाकी इसमें से आप कमेंट करके देख लो क्या है आपका आंसर है। तो इसका जो आंसर मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स क्या है, जो पहले गवर्नर थे बंगाल के। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वाज बिल्ड बाय, यानी जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया है, जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो 4 ऑप्शन फिर से है और आपका आंसर यहाँ जो हो जाएगा, डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूँ, अपना आंसर चूज कर लिए होंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां के द्वारा ये जामा मस्जिद बनाया गया है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए कि मेगास्थनीज इंडिका किसके इतिहास से संबंधित है। इंडिका जो है किसके बारे में, कौन वंश के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर 4 वंश यहाँ दिया गया है और इंडिका के जो लेखक हैं, ऑथर जो है मेगास्थनीज है। आप एग्जाम में ये भी आ सकता है। तो इंडिका जो है इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मौर्य इतिहास से, मौर्य वंश के संबंधित है इंडिका। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर। जो क्वेश्चन पता नहीं है आपको, इसका अभी आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाद में इसका नोट बना के आप रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्मी जीडी का तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल का, ट्रेडमैन का, तब भी आपके लिए जीके जीएस जो रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मैथ जो है, ठीक है, उसमें इंग्लिश नहीं आते हैं, बाद बाकी सभी चीज़ आपके लिए कॉमन रहता है, इसलिए आप ज़रूर इसको करना चाहिए। आगे आ जाओ, अगला है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर्स अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद, देखिए यहाँ पर 4 अनुच्छेद दिया गया है, इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संविधान को संविधान में संशोधित करने का अधिकार देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 368। आर्टिकल 368 जो है ये हम लोगों को राइट देता है, इसको संवैधानिक अनुच्छेद को संविधान में संशोधित करने का एक अधिकार देता है, शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। आगे है अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी कब, नेशनल इमरजेंसी कब घोषित कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने में 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से क्या है आपका आंसर।
देखिए तो 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए और यहाँ पर दिया गया है पहला में केवल विदेशी हमले के दौरान, केवल सशस्त्र विद्रोही के दौरान, या यदि वह संतुष्ट है कि युद्ध या बाहरी आक्रामकता या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मौजूद है, तब ये लगा सकता है। या फिर तीनों ऑप्शन में से कोई आपको मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर आप डी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर। और इसके अलावा एक और पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें कि यहाँ पर 3 बार इंडिया में आपातकाल लगाया गया है। देखिए पहला लगाया गया था 1962 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1962 1962 में लगाया था। ये कब लगाया था? चाइना वार जब हुआ था तब लगाया गया था। उसके बाद 1971 में किया गया था जब ये पाकिस्तान वार हुआ था, पाकिस्तान वार हुआ था तब। और 1975 में किया गया था, एक बार और किया गया था जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 3 बार आपातकाल लगे हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है चींटी के काटने पर निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी काटने पर जो अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल की हम लोग बात करते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन में से क्या है आपका आंसर? तो यहाँ पर चींटी काटने पर जो अम्ल पाया जाता है उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर से आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? सबसे मजबूत बल यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है कौन सा है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने में है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है कि परमाणु बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आप लोग भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। आगे आ जाओ, एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट के कारण प्रवाह करता है। एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण से प्रवाह हो जाती है, फ्लो करता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन और होल। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा, आप लोग का भी आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण ये करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक वायर में। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने में है कि फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है? फ्यूज तार की जो नेचर होता है वो कैसा होता है? क्या कम गलनांक बिंदु होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट, या हाई कंडक्टिविटी, या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम गलनांक होता है। क्या होता है? कम गलनांक होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक ट्रांसफार्मर में क्या होता है? क्या डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, या एसी वोल्टेज में कमी या वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है, या एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्या करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर का काम क्या है? तो याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कमी या वृद्धि करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाने वाला गैस जो है वो कौन सी गैस होता है? क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए। हरे फल को पकाने के लिए क्या नेफ्थलीन का यूज़ किया जाता है, एसिटिलीन का, इथेन का, या फिर मीथेन का? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, एसिटिलीन है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ, निम्न में से किसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है? किसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है? क्या कोयला का, हड्डी का काला जो होता है उसका, या फिर काली राख के द्वारा, या ग्रेफाइट के द्वारा? तो यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन सभी आप लोग फैमिलियर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर करेक्ट है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाओ, 2 धातु आयन जो पानी में कठोरता के कारण होते हैं, क्या होता है? 2 मेटल आयन्स एंड दैट कॉज हार्डनेस टू वाटर। क्या है इसका करेक्ट आंसर?
दो आयन कौन सा है, दो आयन कौन सा है, दो मेटल कौन सा है, दो धातु कौन सा है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा और आप लोग भी आंसर देख लिए होंगे, क्योंकि जीके में और जीएस में टाइम नहीं लगता है, पता होता है, डायरेक्टली आप आंसर पर ही क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है कठोर वाटर में, यानी कि ठंडा कठोरता में। आगे है, किसको आवर्त सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी कि हु वन इज नॉन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी के पिता किसे जाना जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है लेवुसियर, रदरफोर्ड, दिमित्री मेंडलीव या फिर बोहर। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिमित्री मेंडलीव जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसे कि कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का। पहला है क्वेश्चन है कि व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। देखिए यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट दोनों सेम ही हो गया है, लेकिन आपका दोनों में आंसर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपको सामने में है, कंप्यूटर क्वेश्चन है कि इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा है जो एक आउटपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है यानी कि इनपुट है। तो यही वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का मतलब समझिए, कौन सा ये क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। मॉनिटर, पॉइंटर और प्लॉटर जो है ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आउटपुट नहीं है, कौन सा नहीं है, तो कीबोर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे आ जाओ। द डिवाइसेस यानी कि वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है, वे डिवाइसेस क्या कहलाते हैं। कंप्यूटर में जो हम लोग आउटपुट निकालते हैं, जो हम लोग लेते हैं कंप्यूटर से, वो कौन से डिवाइस के हेल्प से, या इनपुट डिवाइस के हेल्प से, आउटपुट डिवाइस के हेल्प से, इनडायरेक्ट डिवाइसेस के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जो भी कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं वो आउटपुट डिवाइस के हेल्प से करते हैं। क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट है। आगे आ जाओ। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, क्या सॉफ्ट कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है, या सॉफ्ट कॉपी को रंगीन कॉपी में परिवर्तित करता है, या सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, या फिर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि और प्रिंटर जो है ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। जो कंप्यूटर में हम लोग को दिखता है वो होता है सॉफ्ट कॉपी, जो हम लोगों को पेज पर प्रिंट करके मिलता है उसे कहते हैं हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे है PROM का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि PROM का फुल फॉर्म क्या है। तो याद कर लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट फटाफट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, PROM का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ। वेब पेजों को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं हम लोग, वेब पेज को किसका उपयोग करके, तो वेब पेज का हम लोग URL का यूज करके करते हैं, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आ दिया, किस में है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है, बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। URL का यूज करके हम लोग वेब पेज को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन है आपका मैथ का। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन नंबर 21। यदि आयत का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका लंबाई दिया गया 28 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप कितना होगा। यहाँ पर आपको निकालना है परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो 2 × 2 में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। तो आपको क्या चाहिए, लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पर आपका लंबाई तो दिया गया है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया गया है, तो आपको क्षेत्रफल से निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये है परिमाप, क्या ये है परिमाप,
यानी कि पैरामीटर ये है, और आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू कितना दिया गया है? आपका लंबाई दिया गया 18, तो इसके बदले मैं 18 में कर दूंगा। चौड़ाई नहीं दिया है, चौड़ाई को मैं 20 छोड़ दूंगा, और इसका क्षेत्रफल मुझे कितना दिया है? 180 दिया है ना, 180 में कर दूंगा। काट दो यहाँ पर, यहाँ 10 से कट जाएगा, यानी कि बी यानी कि चौड़ाई बराबर कितना निकल जाएगा? 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। लंबाई है आपका 18 और चौड़ाई निकल गया 10। तो इसका परिमाप कितना होगा? यानी कि इसका परिमाप यानी कि पैरामीटर होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है, यानी 2 इन गुना में लंबाई है 18, चौड़ाई है 10, यानी कि 2 बराबर में 2 इंटू में 18 10 28, यानी कि 56। क्या हो जाएगा? 56 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका? ये परिमाप निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपका मेन क्या था? फार्मूला था आपका परिमाप का, यानी कि पैरामीटर का, और एरिया का यानी क्षेत्रफल का फार्मूला था यहाँ पर। तो क्या होता है? परिमाप बराबर में 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। इतना याद करना है आपको, फार्मूला आपको पूरा याद करना है आपको। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है। यदि 4 पुरुष या 7 महिलाएं किसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन यहाँ गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज क्या होता है? यहाँ पर या के बदले में और भी आ जाता है, या एंड भी आ जाता है। तो यहाँ पर 4 पुरुष या 7 महिलाएं हैं। मैं यहाँ कर सकता हूँ क्या? 4 पुरुष बराबर में 7 महिलाएं। मैं एम करता हूँ पुरुष को, और डब्ल्यू करता हूँ वुमेन को, यानी कि महिला को करता हूँ। यहाँ 4 पुरुष बराबर में कितना है? 7 महिलाएं हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? 8 पुरुष और 7 महिलाएं। ऐसे क्वेश्चन में या तो सभी को आप पुरुष बना लीजिए, यानी कि मेल बना लीजिए, या फिर सभी को आप फीमेल बना लीजिए। यहाँ पर तो मैं यहाँ करता हूँ क्या? सभी को मैं वुमेन बना लेता हूँ, यानी कि औरत बना लेता हूँ, महिला बना लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे लिए आसान रहेगा ये। अब 4 पुरुष बराबर में 7 महिलाएं हैं, 4 पुरुष बराबर में 7 महिलाएं, यहाँ 8 पुरुष दिया गया है। 8 पुरुष बराबर में कितना महिला हो जाएगा? इसमें क्या? इसमें 2 से गुना हो गया ना, इसमें भी 2 से गुना कर लो इसमें, यानी कि 14 वुमेन हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी 8 पुरुष बराबर में 14, यानी कह सकते हैं क्या? अब 14 और 7 21 महिलाएं हो जाएगा ना। इसके लिए फार्मूला एक नोट कर लीजिए, बनाने के लिए आप इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। अब क्या होता है? M1 D1 बराबर में M2 D2, यानी कितने आदमी कितने दिन, कितने आदमी कितने दिन, दोनों को बराबर कर देंगे, वही आपका निकल जाएगा। पहले कितना? 7 महिलाएं था ना, मैंने क्या कर दिया था? सभी को महिला बना दिया था। 7 महिलाएं, पहले आदमी था 7, तो दिन कितने लगते थे? 60 लगते थे। गुना में 60 कर दीजिए, बराबर में देखिए 7 गुना 60 हो गया ना यहाँ पर। अब देखिए इस दोनों के बदला में 8 पुरुष यानी कि 14 महिला हो गया। इसके बदले में मैंने क्या महिला बना दिया? 14 महिला ये हो गया, 7 महिला ये हो गया, यानी कि 21 महिला। अब 21 महिला कितने दिन में कर सकते हैं मुझे मालूम नहीं, यानी कि डी का डी मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। देखिए महिला इतना हो गया, और ये आपका हो कितना? कितने दिन, डी मैंने छोड़ दिया, यानी कि 7 गुना में 60 बराबर में 21 गुना में डी। 7 या 21, 3 से काट दो, 3 से काट दो 20, यानी कि कितने दिन निकल जाएंगे? 20 दिन निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये दिया गया है डी में। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है। इसका घनमूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका होता है। पहले आप दाएं तरफ से 3 को अलग कर दो, बाएं तरफ से इतना रहने दो। अब दाएं तरफ से 3 अलग करोगे, यानी 6 का क्या करोगे आप? 6 का क्यूब कर दो, यानी 6 6 36 का क्यूब करने पर इकाई स्थान पर क्या आता है उसको नोट करना होगा। यानी 6 का कभी भी क्यूब करोगे इकाई स्थान पर कितना? 6 ही आता है ना। 6 का क्यूब में इकाई स्थान पर कितना आएगा? 6, यानी जो इकाई स्थान पर आ जाएगा उसी का वैल्यू यहाँ पर रखना है। और यहाँ देखो 46 किसके रूट के बीच में है? अगर 3 का क्यूब करते हो तो 3 3 9 27 हो जाता है, और 4 का क्यूब करते हो 4 4 16 का 64 हो जाता है। तो 46 जो है इन दोनों के बीच में है ना, तो ये नंबर नहीं लेंगे हम, ये नंबर ले लेंगे 3 को, तो 3 ही क्या निकल जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या हो गया? 36। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। वैसे यहाँ भी अगर समझ लेते हैं हम लोग, इकाई स्थान पर 6 है, तो यहाँ पर क्यूब रूट के स्थान पर इकाई पर 6 आता है, और किसी में 6 नहीं दिया गया है, तो वैसे भी निकाल सकते थे। लेकिन हो सकता है कि कोई और क्वेश्चन आपके सामने में हो, इसीलिए मैंने आपको तरीका बता दिया इसको निकालने का। ठीक है, आगे आ जाओ। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। क्या है? 70% क्या है? लड़के हैं। यदि लड़कियों की कुल संख्या 90 है, लड़की कितना है? 90 है, तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है। कभी कभी कह देगा आपको कुल संख्या निकालने के लिए, कुल छात्र की संख्या निकालने के लिए, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? लड़कों की संख्या प्राप्त करने के लिए कह रहा है। इस पर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर मान लिया जाए टोटल 100% छात्र है, उसमें से 70% क्या है?
लड़के हैं तो 30% क्या हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगा ना। 30% इक्वल टू कितना, 30% के बारे में बात करता हूँ तो ये 90 के बराबर में है, क्योंकि लड़की की संख्या कितना है 90 ना, यानी कि 30% बराबर 90 हो गया। आपको निकालना है लड़कों की संख्या, और लड़कों का कितना दिया है परसेंट, 70 दिया गया है ना, तो 70% बराबर में वोट कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। यानी क्वेश्चन मार्क बराबर में क्या हो जाएगा, 90 गुना में 70, 90 गुना 70 बटा में 30 कर दीजिए। यानी कि ऐसे गुना हम लोग कर देते हैं, बटा में ये कर देते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग ये कर देते हैं, बस यही आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आपको यहाँ पूछता कुल छात्र कितने हैं, तो यहाँ पर 100% करते हैं यहाँ पर, लेकिन पूछ रहा है लड़के की संख्या 70% है, इसलिए मैं 70 मैंने कर दिया डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए। 0 0 कट जाएगा, 3 3 9, 7 3 21, यानी कि 210 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और इस चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर आप जरूर करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 42 वर्ग मीटर है। देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 42 वर्ग मीटर दिया गया है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 मीटर और 3 मीटर दिया गया है, तो कमरे की ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। देखिए पहले तो याद कर लीजिए, कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है 2 इंटू में L प्लस बी, यानी कि लंबाई का चौड़ाई गुना में ऊंचाई क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, अब दिया गया है मुझे इसका कितना, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई मुझे दिया गया है 42 दिया गया है, 42 दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि 2 इंटू में लंबाई दिया गया है 4, चौड़ाई दिया गया है 3 दिया गया है मुझे, प्लस में दोनों कर दिया मैंने, एच कर दिया यहाँ पर 42 कर दिया। अब 2 से काट दो यहाँ पर, कितना निकल जाएगा, 21 निकल जाएगा यहाँ पर ना, 4 3 7, एच बराबर में 21 हो जाएगा, 7 से काट दो, 7 3 21, यानी कह सकते हैं कि 7 बराबर एच बराबर में 3 निकल गया। एच क्या था, ऊंचाई था ना, एच 3 मीटर आपका हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। देखिए फार्मूला आपको इसमें मेन था आपका यहाँ पर, इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए मेन सॉल्यूशन में जो भी आपका आए वो आपको करना है, फार्मूला याद करना है, बिना फार्मूला याद किए हुए कुछ नहीं हो सकता है। अब आ जाइए इंग्लिश का सेक्शन यहाँ पर है, तो इंग्लिश में पैसेज में डिस्कशन नहीं करूँगा, बाद बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप बना के आंसर चेक करना जो मैं अभी आंसर दे रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश से डर लग रहा है तो आप हमारा वह क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश का, जो कि वीडियो कोर्स में है, इसमें 90 पैसेज कर दिए गए हैं, उसको भी आप एक तरह से रट लेना आप लोग, और एग्जाम में आप जरूर पास कर जाओगे, इतना 100% गारंटी है इसका मेरा, जो अगर आप मेहनत करते हो तो ये भी कर लो, आपके पास जो भी है कर लेना आप लोग। बाद बाकी जो भी क्लास है, कहीं भी क्लास करे हो तभी क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने जो क्लास कराया है स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए कराया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बाद बाकी इसका देख लो, इसका आंसर दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नोट कर लेना आप लोग, बना के चेक कर लेना। बाद बाकी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपके सामने में ए, नोट कर लेना आप लोग। 28 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा लविंग एंड एक्सेप्टिंग देम। आगे है 29 का है आपके सामने में इसका आंसर बी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपके सामने मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर है डी, ठीक है। पैसेज का मैं डिस्कशन में एप्लीकेशन पर पूरा एक्सप्लेन करके मैं डाल दूंगा आज शाम तक, ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर मैं ये क्लास आपको शाम में मिलेगा तो कल मॉर्निंग तक आपको ये मैं एप्लीकेशन पर इसका लिंक मैं डाल दूंगा, एप्लीकेशन में बता दूंगा व्हाट्सएप पर, इसका पैसेज का सोल्यूशन करके अगर आपको देखना है तो आप क्लास ज्वाइन कर लेना आप लोग। बाद बाकी अगला पैसेज ये दिया गया है, इस पैसेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि पैसेज का डिस्कशन मैं यहाँ क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है क्लास बहुत आपका लेंदी हो जाता है, तो क्लास थोड़ा बोरिंग हो जाता है, एक घंटे से ऊपर क्लास जाता है, तो इसलिए मैं डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ। और अलग से मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अलग से पैसेज डालने पर उस पर बहुत ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, इसीलिए बाद बाकी जो पेड मेंबर हैं वो क्लास सीरियसली फोकस करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो बच्चे जो क्लास लिए हुए हैं वो सीरियसली फोकस कर रहे हैं अपने पढ़ाई पर, पूरा कंसंट्रेट है, तो उसके लिए मैं आपको लेकर करवा रहा हूँ। क्योंकि इतना मेहनत जितना मैं कर रहा हूँ उन्हीं बच्चों को लेकर कर रहा हूँ जो
मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं। बाद बाकी तो पढ़ने वाले बस यूट्यूब आते हैं जाते हैं, फ्री में है, इसका मतलब कंटेंट में कुछ नहीं है। बाद बाकी आप लोग जानते हो, अभी मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा। इसका डायरेक्टली इसका आंसर मैं नोट कर लो आप लोग, ऑप्शन नंबर बी आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है सी, ठीक है। और 33 का आंसर नोट कर लेना आप लोग ए, और 34 का आंसर है आपका सामने में डी, और 35 का आंसर है डी, ठीक है। तो यहाँ में 2 पैसेज का मैं सॉल्यूशन आज डालूंगा एप्लीकेशन पर, बाद बाकी अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड आउट द एरर इफ़ एनी। अगर कोई एरर मिल रहा है तो उसको आपको टिक करो और वही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या है? द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, नो एरर। यहाँ पर अगर आपको एरर मिल रहा है तो वही पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एरर है, पार्ट नंबर ए में एरर है। तो पार्ट नंबर ए में एरर क्या है? यहाँ पर 2 कंडीशन पास्ट में दिया गया है। 2 कंडीशन जब पास्ट में दिया हो और जो काम पहले हो गया रहता है उसमें हम लोग हैड का यूज़ करते हैं। पहले पेशेंट डाइड करा यानी मर गया, उसके बाद डॉक्टर आया ना, तो पहले काम कौन सा हुआ है? मरने वाला काम। तो इसमें हम लोग हैड लगाएंगे यहाँ पर हो जाएगा हैड। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड या डॉक्टर केम, ठीक है, केम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो आपका क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेथ इज प्रेफरेबल देन लाइफ, नो एरर। यहाँ पर देख लो आप लोग, थोड़ा टाइम ले लो और देख लो क्या है आपका आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर एल हो जाएगा, ठीक है, लाइफ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एरर है पार्ट नंबर सी में। पार्ट नंबर सी में एरर क्यों है? क्योंकि देन यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था टू, क्योंकि प्रेफरेबल के बाद क्या आता है? टू का हमेशा यूज आता है। आप ये भी कर लो सीनियर, क्या कर लो? सीनियर में आप लोग क्या लगाते हो? सीनियर टू लगाते हो, सीनियर देन लगाते हो आप लोग, ठीक है। आगे लगाते हो जूनियर, जूनियर में क्या लगाते हो आप लोग? टू लगाते हो। जैसे उस तरह से प्रेफरेबल में क्या लगाओगे? टू लगाओगे। जैसे क्या आता है? प्रायर टू आता है। क्या आता है? प्रायर टू आता है। इंटीरियर टू आता है। क्या होता है? इंटीरियर टू आता है। ये सब नोट कर लेना आप लोग। इंटीरियर टू आता है, पोस्टीरियर टू, एंटीरियर टू, ठीक है, इस सब चीज़ में टू आता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द ग्लोब्स वेयर राइट, नो एरर। तो यहाँ पर देख लो आपका एरर क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है एरर? आपका एरर मिल जाएगा पार्ट नंबर सी में, फिर से मिल जाएगा एरर, क्योंकि यहाँ पर वेयर का यूज़ किया गया है, ये आपका गलत है। यहाँ पर सिंगुलर आपका वर्ब आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि नाइदर नॉर का यूज़ किया गया, उसके बाद जो भी वर्ब आता है वो क्या आता है? सिंगुलर आता है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा आपका एरर पार्ट। आगे है आपको चूज करना है, आपको यहाँ पर आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बेस्ड यहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो यहाँ देख लो क्या है कि सी वांट्स टू बिकम इंजीनियर। यहाँ पर सी वांट्स टू बिकम इंजीनियर यहाँ पर है, तो इंजीनियर एक नॉन है, यहाँ पे एक सिंगुलर नॉन है और ई से स्टार्ट है। और साउंड कैसा है इसका ई से भी स्टार्ट है, यानी कि वोवेल में ए ई आई ओ यू होता है और साउंड इसका क्या है? वोवेल ही है, इसीलिए यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे आप लोग। सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, द ताजमहल इज बिल्ट ऑफ मार्बल। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? देख लो, मेरा आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर कर लेना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। जनरली मटेरियल नॉन से पहले आप लोग क्या करते हो? आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हो, इसलिए मार्बल से पहले कोई भी नॉन आर्टिकल नहीं आने वाला है यहाँ पर। क्लियर यहाँ पर है। बाद में इंग्लिश से डर मत करना आप लोग। इंग्लिश में आप पास करने के लिए देखो, आप अभी मान लो इंग्लिश बहुत ज़्यादा आपका वीक अगर है, तब भी आप लोग एग्जाम देना चाहते हो, आर्मी क्लर्क बनना चाहते हो, तो एक तो ये जो है कि आप लोग मास्टर नहीं बन सकते हो। अभी जब एग्ज़ाम देने जाना चाहते हो आप लोग तो मास्टर नहीं बन सकते हो, लेकिन इतना ज़रूर हो जाएगा कि एग्ज़ाम में आप पास ज़रूर कर जाओगे। इसीलिए टू द पॉइंट वाली क्लास ये आपके लिए है, पास करने वाली क्लास है, इसलिए आप ज्वाइन कर लेना। इसमें अभी 90+ पैसेज में हो चुके हैं अभी। आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर, PQRS, सिनोनिम, एंटोनिम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के लिए 1+ डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन है, साथ साथ आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे बता सकते हो क्लास ज्वाइन करना चाहते हो। पेमेंट करने के लिए यही नंबर है। पेमेंट करने के बाद मैं आपको क्लास यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा। आप लोग सारा क्लास नोट बना के कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक
गिवन बिलो विथ सुटेबल आर्टिकल, फिर आपको आर्टिकल चूज करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम वाज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पर क्या है, एक सुपरलेटिव का यूज कर दिया गया, यहाँ पर बेस्ट है, गुड बेटर बेस्ट है यहाँ पर, तो कभी भी सुपरलेटिव से पहले हम लोग द का यूज करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर यहाँ पर है, हो गया आपका। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका प्रीपोजिशन फिल करना है। यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा फिल यहाँ पर होगा, आई शैल मीट यू 6 o'clock, कितने बजे, तो यहाँ पर टाइम से पहले 6 o'clock से पहले ऐड का हम लोग यूज करते हैं, ऐड का यूज यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाओ, क्या है, सुगन्या राइट्स हर लेफ्ट हैंड, क्या आ जाएगा, ऑन हर लेफ्ट हैंड, विथ हर लेफ्ट हैंड, या फिर इन हर लेफ्ट हैंड, या फिर बाय हर लेफ्ट हैंड, क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे आंसर सही सही देंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विथ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, विथ हर लेफ्ट हैंड, वो अपनी बाएं हाथ से, यहाँ पर बाय का यूज मत करना आप लोग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर सही है। ठीक है, आगे जो क्या है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, देखिए मैंने गलती से मैंने बोल दिया आपका आंसर, यहाँ पर लुकिंग फॉर क्या सर्च कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, तो ऑन आएगा नहीं, अगेंस्ट आएगा नहीं, फोर यहाँ पर लुकिंग फॉर होता है सर्च करना, कोई ढूंढना, ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर। आगे आ जाओ, यहाँ पर आपको PQRS से क्वेश्चन यहाँ पर है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं पिछले टाइम, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करके जाना है आपको। तो यहाँ पर आपको अरेंज करके देखो, यहाँ पर बस अंतर क्या है, इसमें आप एग्जाम में क्या होता है PQRS करके आता है, मैंने PQRS नहीं कर रहा है आपको यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आपको एक सेंटेंस बनाना है आपको। ठीक है, इस पर ही आप लोग काम करो, आप इसको बना लो। देखो यहाँ पर आप सभी का चूज करके बनाओ सेंटेंस, क्या बनने वाला है, क्या है, मिस्ड स्कूल आई माई, यानी कह सकते हैं कि आई मिस्ड माई स्कूल बस। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई मिस्ड माई स्कूल बस, ऑप्शन नंबर बी। आप देखो ये माई स्कूल बस मिस्ड आई, ये गलत हो जाएगा, आई माई, देखो आई के बाद माई आ गया, ये भी गलत हो गया, आई मिस्ड स्कूल बस, तो यहाँ पर माई को छोड़ दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप चेक कर लेना आप लोग, ऑप्शन नंबर बी आपका 100% यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने में दिया गया है, थोड़ा टाइम ले लो आप लोग, ठीक है, और देख लो कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आप लोग थोड़ा सा टाइम ले लेना, भी मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ कि आपका यहाँ आंसर क्या है। देख लो, प्लेइंग दे इन आर ग्राउंड द क्रिकेट, ठीक है, कोई भी गेम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यहाँ दो का यूज नहीं होता है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से चेक करने से बढ़िया होगा ऑप्शन चेक कर लो आप लोग, पहला गलत हो जाएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दे आर इन द ग्राउंड प्लेइंग, देखो दे आर इन द ग्राउंड प्लेइंग, इसलिए पे गलत हो जाएगा, यहाँ पर इन द ग्राउंड ग्रीन प्लेइंग है, ये गलत हो जाएगा, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड क्रिकेट, तभी ये गलत है आपका, यहाँ पर क्रिकेट यहाँ पहले आना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बेस्ट आंसर बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे आ जाओ, रूम्स स्कूल माई आर 50 देयर इन, देख लो यहाँ पर क्या है, आर देयर 50 रूम्स इन माई स्कूल, क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं हो पाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आर देयर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ फिर से हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि देयर आर 50 रूम्स, क्या हो जाएगा, देयर आर 50 रूम्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इन माई स्कूल। आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भी लग रहा होगा सुटेबल, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपके एग्जाम से थोड़ा सा हट के है, मैंने PQRS मैंने नहीं करा है मैंने यहाँ पर, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपका सैनोनिम और एंटोनिम से, यहाँ पर क्या है, सैनोनिम फॉर एमेलियोरेट, एमेलियोरेट का सैनोनिम क्या होगा, तो इम्प्रूव है, डिसअप्रूव है, अप्रिशिएट है और डिस्करेज है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इम्प्रूव। एमेलियोरेट मतलब क्या होता है, सुधार करना, ठीक करना, इम्प्रूव करना कोई चीज़ में, इसीलिए इम्प्रूव आपका आंसर है यहाँ पर है। डिसअप्रूव मतलब क्या होता है, अस्वीकृति करना देना, उसमें स्वीकृति नहीं देना क्या होता है, डिसअप्रूव होता है। अप्रिशिएट मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। डिस्करेज मतलब क्या होता है, हतोत्साहित करना, यानी कि इम्प्रूव और एमेलियोरेट क्या है आपका करेक्ट आंसर, इम्प्रूव करना, सुधार करना, आपका यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। आगे आ जाओ, एंटोनिम है अर्बन का, अर्बन का एंटोनिम क्या है, क्या इलिटरेट है, बैकवर्ड है, डिसकर्टियस है और ऑर्थोडॉक्स है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अर्बन मतलब क्या होता है, जो शिष्ट होता है, सभ्य होता है, नम्र होता है, उसे अर्बन कहते हैं।
जिसमें संस्कार होता है, शिष्टाचार होता है, और डिसकोर्टियस मतलब होता है जिसके पास संस्कार नहीं होता है, असभ्य होता है, उसे हम लोग डिसकोर्टियस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। इलिटरेट मतलब क्या होता है, बिना पढ़ा लिखा, बैकवर्ड मतलब पिछड़ा हुआ होता है, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, कट्टर होता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या है यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये है फ्रूगल। फ्रूगल के लिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, मिसरली, ग्लूटोनस और प्लेंटीफुल और एक्स्ट्रावेगेंट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रूगल मतलब क्या होता है? फ्रूगल का आपका आंसर डायरेक्टली मैं नोट कर दूँगा पहले आपको। फ्रूगल मतलब होता है जो बहुत अधिक मतलब कम खर्चीला होता है, कंजूस होता है, उसे हम लोग फ्रूगल कहते हैं। तो इसका एक्स्ट्रावेगेंट आंसर हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि बहुत खर्चीला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये वक़्त वही होता है कम खर्चा करने वाला, और एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, आपका एंटोनिम हो जाएगा। देखो इसका सैरनेम ये हो जाएगा। मेजरली मतलब क्या होता है, कंजूस होता है, और ग्लूटोनस मतलब क्या होता है, पेटू होता है जो बहुत अधिक खाता है, भक्षक कह सकते हैं उसको, ग्लूटोनस को। और प्लेंटीफुल मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाद बाकी आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना आप लोग, और कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, साथ साथ पहली बार हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके आप मेरा हेल्प कर सकते हो, और शेयर करके। बाद बाकी इंग्लिश से डर लग रहा है तो क्लास ज्वाइन ज़रूर कर लेना, आपके लिए एक वरदान साबित होगा। ठीक है, इसके लिए फ़ी अभी मात्र 500 है। पेमेंट करने के लिए नंबर है आपका दिया गया है, या फिर एप्लीकेशन में भी पेमेंट कर सकते हो आप लोग। एप्लीकेशन है OnePlus डिफेंस अकेडमी। तो आज के लिए बस इतना ही दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद।